नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय जनजाति का अर्थव्यवस्था क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, वह किस चीज़ की खेती करते थे, उनका जीविकोपार्जन कैसे चलता था। और उसके बाद हम लोग जानेंगे भारतीय जनजाति के भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। फिर उसके बाद जानेंगे धार्मिक जीवन के बारे में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आर्थिक व्यवस्था से। देखिए, भारतीय जनजाति का जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो आधार था, जो था आखेट था और अस्थायी कृषि था। ठीक है, अस्थायी कृषि कहने का मतलब है कहीं एक जगह पे कृषि नहीं करना, यानी कि कुछ साल एक जगह पे कृषि किए, फिर दूसरे जगह कृषि किए। यानी इससे पता चलता है उस समय जो था झूम की खेती था, यानी झूम की खेती का प्रचलन था उस समय। उसको झूम की खेती कहने का उसको हम लोग बोलते हैं पोडू कृषि भी बोला जाता है। तो झूम खेती का प्रचलन उस समय देखा गया था। उसके बाद हम जानेंगे कि पालतू पशु क्या था। देखिए, उस समय जो पालतू पशु जो था, गाय बैल बकरी, ये सब पालतू पशु था। प्रमुख खेती किस चीज़ का होता था? धान का होता था, ज्वार का होता था और बाजरा का होता था। उस समय प्रमुख उसका जो कृषि जो था, खेती की बात करें तो प्रमुख खेती धान, ज्वार और बाजरा का होता था। और पालतू पशु जो है गाय बैल बकरी मुर्गी बत्तख वगैरह, ये सब उस समय पालतू पशु था। ठीक है, उसके बाद देखिए झूम की खेती तो आपको बता ही दिए, यानी कि अस्थायी कृषि का मतलब हो गया कि झूम की खेती है। झूम की खेती का अगर डिफाइन किया जाए, जंगलों में कहीं स्थान को साफ सुथरा करके समतल बनाकर कृषि योग्य भूमि बनाकर उसको कुछ समय तक वहाँ कृषि किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर सेम तरीके द्वारा सेम तकनीक द्वारा कृषि करना झूम की खेती कहलाता है। फिर उस स्थान को छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, तो ये झूम की खेती हो गया, जिसको पोडू कृषि भी कहा जाता है। असुर जनजाति जो था उस समय, असुर जनजाति था, लोहा गलाने का काम करता था। लोहा गलाने का काम कौन करता था? तो असुर जनजाति करता था। ठीक है, वस्तु विनिमय का प्रचलन उस समय देखा गया था। वस्तु विनिमय कहने का मतलब क्या है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है, अगर आपको कोई वस्तु की ज़रूरत है तो आपको अपनी वस्तु देकर उससे जो वस्तु लेना है उसको से ले सकते थे। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय था, उसमें मुद्रा का विकास नहीं था। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें थोड़ा सा बाद, तो ये जो था बहुत, इसे मतलब कहने का सेंस है कि ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष बहुत ज़्यादा था। उस समय जो था ज़रूरतमंद नहीं मिलता था। मान लीजिए अगर हमको कोई वस्तु चाहिए, किसी को आवश्यकता होगा तब तो हमसे आदान प्रदान करेगा, चाहे अदला बदली करेगा, तो उस समय ऐसा अभाव होता था। लेकिन जब मुद्रा का जो विकास हुआ तो ऐसा कठिनाई दूर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था क्या था। भू राजस्व व्यवस्था में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एक दो पॉइंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। देखिए, भूमि को आबाद करने वाले को, भूमि को आबाद करने वाला कहने का मतलब भूमि के जो आबाद करता, भूमि कृषि योग्य जो भूमि बनाने वाला, यानी कि आबाद करने वाला, उसको भूय्यर या फिर कहा जाता था क्या? खंटू कट्टीदार कहा जाता था। भूय्यर या खंटू कट्टीदार कहा जाता था भूमि को आबाद करने वाला। बस एक ही लाइन इसका महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा सवाल इससे नहीं आता है। अब आते हैं हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में। देखिए, जनजाति समाज जादू टोना अंधविश्वास पर ज़्यादा, जो भूत प्रेत जो है डाइन जोगिन पर ज़्यादा वो लोग विश्वास करते थे। देखिए, जादू टोना भूत प्रेत आदि पर विश्वास करते थे। उसके बाद देखिए, संथालों का जो धर्म था, जो प्रेतवाद था, भूत प्रेत की बात बता रहे तो उसका जो धर्म भी था तो प्रेतवाद था। देवी देवताओं को खुश करने के लिए वे लोग बलि देते थे और भोग चढ़ाते थे। बलि देते थे और भोग चढ़ाते, यानी बलि प्रथा उस समय देखा गया था। संथालों का सबसे बड़ा देवता जो है सिंह बोंगा एवं ठाकुर थे। संथालों का जो सबसे बड़ा देवता सिंह बोंगा एवं कौन थे? ठाकुर थे। ठीक है, असुर का भी सेम है, सिंह बोंगा थे, सिंह बोंगा या फिर सूर्य कह सकते हैं उसको। ठीक है, डायन से मुक्ति के लिए वो लोग सूखा के जो है सोखा की पूजा करते थे। सोखा की पूजा करते थे डायन से मुक्ति के लिए। किसी को डायन वगैरह, मान लीजिए अभी डायन का होता नहीं है, गांव देहात में देखते होंगे कि अरे उसको तो फलना को डायन कर दिया हुआ, देहवा सूखते जा रहा है, ये सब। तो उस समय भी ऐसा था और अभी भी ऐसा है, उसी समय से यहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो डायन जोगिन से मुक्ति के लिए वो लोग क्या करते थे? सोखा की पूजा करते थे। ठीक है, मुंडाओं का जो प्रमुख जो देवता है धर्मेश था।
मुंडाओं का जो प्रमुख देवता क्या है? धर्मेश है। हो जनजाति का प्रधान देवता भी सिंह बोंगा ही है। हो जनजाति का जो प्रधान देवता है सिंह बोंगा ही है। ओराओं में मंत्रों का ज्ञान किसे होता था? तो भगत को होता था। ओराओं में मंत्रों का ज्ञान किसे होता था? भगत को होता था। जनजातियों का पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था। जनजातियों को क्या था? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था। वो लोग विश्वास नहीं करते थे कि मरने के बाद भी उसका जन्म होता है। ठीक है, वो लोगों को विश्वास नहीं था। देवताओं की संख्या सबसे ज़्यादा था, लेकिन देवियों का संख्या कम था। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जनजातीय विद्रोह के बारे में। विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिरकार जो जनजाति थे, जो सभ्य की ज़िंदगी जी रहे थे, सुखी संपन्न ज़िंदगी जी रहे थे, आखिर क्या घटना हुआ कि वे लोग विद्रोह पे उतर गए। उन लोगों को कितना शोषण हुआ, कितना तकलीफ़ हुआ होगा, हम लोग पार्ट बाय पार्ट हर एक के टॉपिक में हम लोग देखते हैं। उनका विद्रोह के बारे में हम लोग जानेंगे और उनके कहानी के बारे में हम लोग जानते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद।